हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएससी एंड एक्सप्लेन्स। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैट बी 2026 एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। ठीक है, आज ही हुआ है एग्ज़ाम। तो अब उसके बाद जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है किसी कारणवश, वो बच्चे मतलब ज़्यादा तुमको इतना सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो आगे क्या करेंगे। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, तो उसमें से गैट भी है जो कि बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ तुमको देता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैट भी एग्ज़ाम का कंप्लीट रोड मैप क्या होगा। ठीक है, मतलब कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करना है, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है और क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, तो my name is Dipesh Joshi and I am an integrated PhD scholar at ISC Bangalore and these are all the exams which I have qualified। तो उसमें गैट भी है, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। तो पहला चीज़ तो हम देख लेते हैं गैट बी का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पता होना चाहिए कि जो पेपर देने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मेनली अगर तुम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर जाओगे तो दो सेक्शंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले तो क्या चीज़ रहता है कि एग्ज़ाम होता है 180 मिनट्स का। ठीक है, और दूसरा बताऊंगा। तो पहला ये समझो कि एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। ठीक है, दो सेक्शन है पेपर में। दो सेक्शन में ये जो ए सेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं जनरल सेक्शन। ठीक है, तो जनरल सेक्शन में क्या रहता है, तुम्हारे पास 60 क्वेश्चंस होते हैं और ये 60 क्वेश्चंस PCMB सबके होते हैं मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी के। ठीक है, ये 60 क्वेश्चंस में मार्किंग स्कीम रहता है तुम्हारा +1 -0.5 का। बोले तो एक क्वेश्चन सही करा तो +1 मार्क्स, गलत किया तो -0.5 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये मोस्टली इसका पैटर्न है 60 क्वेश्चंस का, तो टोटल ये अकाउंट कर रहा है 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है, तुम्हारा स्पेसिफिकली बायो ओरिएंटेड सेक्शन है। ठीक है, जिसमें तुमको रहेंगे कितने 100 क्वेश्चंस, जिसमें तुम्हारे पास 100 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे स्क्रीन पे। 100 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस। तो 60 तुम्हें उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। मार्किंग रहेगा +3 -1 का। मतलब अगर एक क्वेश्चन सही कर दोगे तो 3 नंबर, अगर गलत कर दिया तो -1। ठीक है, तो ये कहानी है। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बायो से आ रहा है तो स्पेसिफिकली तुम्हारा ये भी कितना, और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो ये भी तुम्हारा कितना अकाउंट करेगा 60 × 3। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने में इतना, तो तुम्हारे पास 180 मार्क्स का ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, कितने का हो जाएगा 180 मार्क्स का। तो 180 मार्क्स सेक्शन बी से, यहाँ से 60, तो टोटली 180 मिनट्स में तुम्हें 240 मार्क्स का पेपर रहेगा। बोले तो तुम्हारे को 120 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 180 मिनट्स में। हाँ, तो अब क्योंकि तुम्हें 120 क्वेश्चंस करने हैं, 240 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, तो आप पूछोगे कि भैया कितना स्कोर मिनिमम करें कि इस एग्ज़ाम में हम मतलब अच्छा कॉलेज हम ले पाएँ। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि इसमें तुम्हें स्कोर कितना करना है। तो स्कोर तुम्हें करना है 165 प्लस। ठीक है, अगर 240 में से 165 प्लस स्कोर करोगे, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज निकाल लोगे। और जो टॉपर होते हैं इस एग्ज़ाम के, जनरली उनका जो स्कोर रहता है अराउंड 205 के आसपास रहता है, जो AIR 1 ले आते हैं। ठीक है, बाकियों का थोड़ा सा कम। तो मेन चीज़ ये है। तो ये हुआ एग्ज़ाम पैटर्न। अब बताओ, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ कि इस एग्ज़ाम को देके फ़ायदा क्या है। तो देखो, जिन भी लोगों को आईआईटी में जाना था और उनको लगता है कि आईआईटी जैम अगर अच्छा नहीं हुआ तो अब कोई चांस बचा नहीं है, तो गैट भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू तुम्हारा आईआईटी इंदौर, ठीक है, आईआईटी इंदौर जो है वो तुम्हारा लेता है एडमिशन्स। ठीक है, तो कितने सीट्स होते हैं, अराउंड 10 सीट्स होते हैं। इसके अलावा भी और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि HCU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तुम्हारा BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो प्रोग्राम्स रहते हैं दे आर बायोटेक ओरिएंटेड। ठीक है, बायोटेक ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं MSc बायोटेक वाले।
और आप बोलोगे कि ठीक है चलो आईआईटी इंदौर एक है, और इसके अलावा जेएनयू में भी तुम्हें एडमिशन मिलता है, कंप्यूटेशन बायोलॉजी का प्रोग्राम रहता है, और ये रहता है तुम्हारा बायोटेक ओरिएंट लाइफ साइंसेज, जेएनयू लाइफ साइंसेज भी रहता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मेनली इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा है। दूसरा बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ जानने के लिए, कि तुम जब ये एग्ज़ाम देते हो तो तुमको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है? तो तुमको दी जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है? तो तुमको स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? तो मेनली अगर तुम बात करो स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे तुमको 5000 पर मंथ का स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, गैडबी में। अगर तुम एमएससी बायोटेक कर रहे हो, या फिर मास्टर्स की ये कंप्यूटेशन बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ये कोर्सेज कर रहे हो, तो 5000 पर मंथ जो है तुम्हारा स्टाइपेंड होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर एमएससी बायोटेक। लेकिन अगर तुम कर रहे हो एग्रीकल्चर बायोटेक, ठीक है, तो एग्रीकल्चर बायोटेक वगैरह अगर करोगे तो तुम्हारा 7500 पर मंथ का स्टाइपेंड रहेगा। अगर तुम कर रहे हो एमटेक या फिर एमवीएससी प्रोग्राम जो होता है वर्टिनरी साइंसेज वाला, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा स्टाइपेंड डिफरेंट रहेगा, उसमें 12000 पर मंथ का स्टाइपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टाइपेंड तुमको मिलता है अपना मास्टर्स करने के लिए गैडबी के थ्रू। तो अगर मतलब तुम गैडबी के थ्रू आईआईटी इंदौर चले गए, तो तुमको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा 5000 पर मंथ। बट आईआईटी जैम के थ्रू जाने पे कहीं स्टाइपेंड नहीं मिलता है मास्टर्स प्रोग्राम में, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है मेन। बाकी ये सब कुछ कॉलेजेस बताए जो तुम्हारा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हैं, एमएससी प्रोग्राम के लिए अच्छे कॉलेजेस, ठीक है, जिनका वैल्यू बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होता है, और दे आर रियली गुड कॉलेजेस। तो जैसे एक एग्जांपल नाम लूंगा मैं, जीबीयू, गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये अच्छा कॉलेज है, मतलब यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें तुम्हें ईडनबर्ग जाके अपना डिसर्टेशन करने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एक प्रोग्राम है। तो मतलब एमएससी बायोटेक यहाँ ऑफर होता है, तो ये तुम कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस और हैं जो अच्छे हैं। बाकी अगर तुम्हें इंटीग्रेटेड कोर्सेज करने हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है, तो वो भी तुम गैडबी के थ्रू कर सकते हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी करने में मोस्टली तुम्हारे पास आरसीबी का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे तुमको मास्टर्स और पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर होता है, दैट इज़ गुड, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप के बाद हुई कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, तुम्हारा मोटिवेशन, ठीक है, कि क्यों इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए। अब फिर इसके बाद तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे पढ़ें, ठीक है, पेपर के लिए। तो अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि भैया बुक बता दो कोई, तो मैं बोलूँगा सारे मास्टर्स एग्ज़ाम जो इंडिया में होते हैं, सबके लिए एक बुक है जिसको तुम बाइबल कह सकते हो, दैट इज़ पाथफाइंडर, ठीक है। पाथफाइंडर की जो बुक होती है उसमें सब चीज़ इतना समराइज फॉर्म में इतना अच्छी तरीके से दे रखा होता है कि तुम अगर उस बुक को पढ़ लेते हो तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो पाथफाइंडर बुक को तुम रेफर कर सकते हो गैट के लिए। अब गैट के लिए दूसरा जो चीज़ मेरे को बताना था वो था सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं गैट के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर तुम लोगों ने जैम के लिए अच्छे से पढ़ा है, तुम्हारा गैट का 70% प्रिपरेशन इज़ कंप्लीटेड। तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम्हारा 70% अच्छे से हो रखा है अगर तुमने गैट के लिए मतलब आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से किया है, ठीक है। अब बाकी 70 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1-2 टॉपिक हैं जो इसमें थोड़ा बाहर से जाते हैं, जो कि तुम्हारा मैं लिख देता हूँ। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक आता है इसमें, ठीक है, और दूसरा एक आता है तुम्हारा ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। और इस बार तो क्या हुआ कि तुम्हारा आईआईटी जैम में भी बायो इन्फो ऐड हो गया था, तो वो वाला फैक्टर तो चला ही गया, बट ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था या कुछ नहीं करा था तो ये कहानी है, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, वो है बायोकेम। बायोकेम से बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे तुमको एक वो दिखाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, तुम्हारा टॉपिक वाइज वेटेज, ठीक है, बट पहले समझ लो यूनिट्स। बायोकेम इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा टेक्निक से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से खासकर, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्वेश्चंस रहते हैं जेनेटिक्स से, ठीक है। इसमें हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम आ जाता है, तुम्हारा पेडिग्री आ जाता है, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और क्रॉसेस से रहते हैं कभी कभी, ठीक है। बायोकेम में तो तुम्हें पता ही है क्या कहानी है, मेटाबॉलिज्म हो गया तुम्हारा, अलग अलग इनहिबिटर्स हो गए, ठीक है, और मेनली तुम्हारा प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है।
उसके अलावा तुम्हारा माइकल मेंटिस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें, माइकल मेंटिस इक्वेशन, मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियो में तुम्हारा जितने साइकिल्स हो गए, C3 C4 कैम, ये सारे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये कहानी हुई। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचता है? तो मेनली तुम्हारा बायोकेम हो गया, प्लांट फिजियो हो गया, टेक्निक्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मॉल बायो से क्वेश्चंस रहते हैं। मॉल बायो से तुम्हारे एंटीबायोटिक्स के नाम, उनके मैच द फॉलोइंग आते हैं, इनिबिटर्स के नाम, वो सब चीज़ें आती हैं। रेगुलेशन आता है, लैकोपेरॉन, वो सारी चीज़ें, तो वो सब तुम देख सकते हो। फिर एक सेल बायो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेल बायो से तुम्हारे क्वेश्चन रहते हैं अच्छे खासे सिग्नलिंग के ऊपर, ठीक है। और तुम्हारा जो जनरल सेल बायो में तुम्हारा ये रहता है, क्या कहते हैं, प्रोटीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वो सब चीज़ें, उनसे रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मोस्टली तुम देखोगे यहाँ पे। और एक टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर से बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा टॉपिक है ना, जिससे मेरे को यहाँ भी क्वेश्चंस दिखे थे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे एम्स के एग्जाम में दिख गए थे। टिश्यू कल्चर से भर भर के क्वेश्चन है, डीएमईएम का क्या कॉम्पोजिशन है, और एडहेरेंट सेल लाइन के एग्जाम्पल, मतलब बहुत ज़्यादा टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन है। तो टिश्यू कल्चर तुम्हारा एम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एम्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेनली तुम्हारा ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन पे तुम्हें फोकस करना है अच्छे से। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेबस मोस्टली। ये तुम्हारा मैं बता रहा हूँ जितना भी सिलेबस, ठीक है, दिस इज कंसिडरिंग द सेक्शन बी। क्योंकि सेक्शन ए में जो बायो आता है ना, दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व। लाइक उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे, लाइक बहुत जो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना बायोलॉजी के फील्ड में, वो तुमसे पूछे जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उतना स्ट्रेस आउट नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम इतना प्रिपेयर कर लिया तो वो तो तुम आराम से कर लोगे क्वेश्चन। तो मेन है ये बुक फॉलो करना पाथफाइंडर का, ठीक है। पाथफाइंडर एमएससी लाइफ साइंसेज वाला। कई लोग सोच रहे होंगे कि एक पीएचडी सीएसआर वाला एक बुक होता है, वो नहीं, एमएससी लाइफ साइंसेज फॉलो करना, ठीक है। तो इससे तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हमने बुक के बारे में बात कर ली, हमने फेलोशिप के बारे में बात कर ली, और हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि वेटेज क्या रहता है, ठीक है। तो वेटेज समझा देता हूँ यहाँ पे। मोस्टली अगर तुम ध्यान से देखो, तो देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स से क्वेश्चंस हैं। तुम देखो हर ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिस्ट करे हुए हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी से क्वेश्चंस हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने माइक्रोबायो मिस कर दिया। तो माइक्रोबायो में तुम्हारा वो रहता है ज़्यादातर, क्या बोले तो, तुम्हारे जितने भी माइक्रोब्स वायरसेस के नाम हो गए, ठीक है, उनसे कॉज होने वाला डिजीज़ हो गया, यूजफुल माइक्रोब्स के नाम हो गए, ठीक है। वो मैच द फॉलोइंग बहुत आता है। और इसके अलावा तुम्हारा क्या आता है, ये तुम्हारा जो ग्रोथ कर्व है उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। ग्रोथ कर्व, काइनेटिक्स, उससे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये फॉर माइक्रोबायो। एंड प्लांट फिजियो तो बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, हाँ इम्यूनोलॉजी जो पार्ट है उससे भी रहते हैं, वो भी इंक्लूड करना था यहाँ पे, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में तुम्हारे क्वेश्चंस जो रहते हैं मोस्टली रहेंगे बी सेल एक्टिवेशन, टी सेल एक्टिवेशन, एंटीबॉडी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कौन सा एंटीबॉडी का क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और तुम्हारा वीडीजे रिकॉम्बिनेशन तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, वो सब चीज़ें, मतलब इम्यूनोलॉजी बेसिक, ठीक है। थोड़ा बहुत वैक्सीन के ऊपर बातें तो पढ़ लेना। फिर बायोकेम है तुम्हारे पास, बायोकेम से भी देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, और सेल बायो से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो अब एक तुम्हें देता हूँ मैं टॉपिक का लिस्ट, ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर तुम मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो तो वहाँ ये सब जो मैं लेक्चर्स लेता हूँ इनके पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में। तो वो फॉलो कर लेना, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो ये हैं लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस दिखे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो वो मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट आउट कर दिया है। मेक श्योर करना ये सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से करके जाओ, ठीक है, बिना किसी भी गलती के, मतलब अच्छे से इनको समझ के जाओ, इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर ये कुछ टॉपिक्स और हैं, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स और हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, प्रोटीन इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, C3 C2 C4 साइकिल, सब कुछ मतलब लिस्टेड है, तुम पढ़ सकते हो। तो ये टॉपिक्स तुम्हें बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है,
हम लोगों ने बात करी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हमने बात करी कौन सी किताब से पढ़ना है, हमने बात कर ली सिलेबस के बारे में, हमने बात कर ली कॉलेजेस के बारे में जो ऑफर होते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब सवाल ये आता है कि भैया सेक्शन ए में पीसीएम भी कैसे करेंगे, मतलब पीसीएम कैसे करेंगे, ठीक है। बायो तो हम समझ गए कि इजी आता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर जो भी है तुम्हारा साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब जो भी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, वो बायो में आपको मिलेंगे। पीसीएम में क्या आएगा, तो थोड़ा सा बात अब पीसीएम के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो पीसीएम में क्या रहता है सीन, ठीक है। पीसीएम में अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे रहते हैं ऑप्टिक्स से, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या आता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ऑप्टिक्स से खासकर, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस अगर हम बात कर लें, ठीक है, केमिस्ट्री भी लिख लेते हैं, मैथ्स भी लिख लेते हैं। तो मैथ्स जो आता है ना वो 10th लेवल ज़्यादा आता है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं डिफरेंशिएशन कैलकुलस के, बेसिकली वो एक अलग चीज़ हो गई। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो ऐसे थे, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम वाले, कि अगर दो लोग एक काम को 3 दिन में करते हैं, फिर मान लो कि एक बंदा और जुड़ गया, तो अब वो काम को कितने दिन में करेंगे, वैसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके अलावा जो वो तुम्हारे डिस्टेंस में जो तुम्हारे बोटमैन प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, वो सारे वो फिजिक्स का ही पार्ट हो जाता है एक तरीके से, बट बता रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हें मोस्टली देखने को मिलेंगे। फिर तुम्हारे जो कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें तुमको मिल सकती हैं जनरल एप्टीट्यूड में। फिर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें तुम्हें लेटर्स दिए होते हैं और हर एक लेटर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर एज के क्वेश्चन होते हैं, और तुम्हारा कि हाँ ये बंदा तुमसे 2 साल बड़ा है, फिर ऐसे करके एज और रिलेशन के जो होते हैं, ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और बाकी फिर तुम्हारा एप्टीट्यूड में तो वो आ जाता है, क्या बोले तो कुछ पजल्स आ गए, कुछ ऐसा ही इमेज आ गया, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, उस ट्रायंगल में फिर और ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो तुम्हें बताना है कितने ट्रायंगल्स हैं काउंट करके, वो सारी चीज़ें, तो वो सब आ जाता है। तो इस टाइप से मोस्टली जनरल एप्टीट्यूड रहने वाला है, ठीक है। इसमें ये पढ़ लेना इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट के जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर दो लोगों ने एक कंपनी में इन्वेस्ट करा, एक ने ज़्यादा दिया एक ने कम दिया, तो इतने साल बाद किसका क्या रहेगा मेजर शेयर होल्डिंग, और वो सब ऐसे कुछ एक सिनेरियो बना के रह सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चंस इन चीज़ों के ऊपर हैं। बेसिक अरिथमेटिक रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड जो होता है ना मैथ्स में, ये बहुत वास्ट है। तो एक एक क्वेश्चन ऐसे से इन टॉपिक से रह जाएंगे। अरिथमेटिक में तुम्हारा कुछ चीज़ें रह सकती हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाली, ठीक है, ग्राफ वाले भी ज्योमेट्रिकल चीज़ें रह सकती हैं, तो वो सब तुम देख लेना। मतलब अगर तुमने जैम के लिए मैथ्स पढ़ा है ना, तो ये वाला तुमको थोड़ा सा 10th लेवल और थोड़ा सा लेवल नीचे करके वो वाला मैथ्स पढ़ना होगा, जिसमें कि तुमने जैम के लिए क्या पढ़ा, कैलकुलस पढ़ा, लिमिट्स पढ़ा, वो सारी चीज़ें पढ़ी, वो तो तुम्हें आता है। अब तुम्हें इसके लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा 10th लेवल की तरफ जाना है, ठीक है, जो बेसिक जनरल एप्टीट्यूड होता है वो सारी चीज़ें देखनी है। तो ये जनरल एप्टीट्यूड बताया मैथ्स के लिए मोस्टली। फिजिक्स में बता रहा था ऑप्टिक्स वगैरह हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने वाले, यूज़ करने वाले, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा मोस्टली फिजिक्स में इसी से देखा है मैंने क्वेश्चंस, ठीक है। और केमिस्ट्री में बता देता हूँ, केमिस्ट्री में तुम्हारा एक तो रहता है वो नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन है फिजिकल की अगर बात करें, नर्स्ट इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम से, ठीक है, इक्विलिब्रियम केमिकल आयनिक दोनों, उससे क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चंस कभी कभार आ जाता है, ठीक है, थर्मो। अब रहता है तुम्हारा ये तो फिजिकल हो गया, अब समझ लेते हैं ऑर्गेनिक का, नहीं इनऑर्गेनिक समझते हैं पहले। इनऑर्गेनिक में most of the questions that you will see they are from chemical bonding, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये सब पे बेसिक क्वेश्चन ट्रेंड्स के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। फिर इसमें थोड़ा सा एक वो पूछ लेता है कभी कभी, सॉल्ट एनालिसिस में कुछ चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है, कि सॉल्ट का कलर क्या होगा बेस्ड ऑन दैट, तो वो सब कुछ कभी कभार आ जाता है। बट मोस्टली द थिंग्स रिवॉल्व अराउंड दिस, ओके।
और फिर एक इसमें फिजिकल में ही तुम्हारा एक वो वाला पार्ट जो होता है ना, जो हम पढ़ते थे सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है, मोलैरिटी मोलैलिटी वाला, उससे क्वेश्चंस रहते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सब बताओ, वो रहेगा। फिर ऑर्गेनिक में आओगे। ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली तुम्हारा ये जो हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर था ना, उसके कुछ रिएक्शंस के ऊपर रहेंगे, तुम्हारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर रहेंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है स्टीरियो के दिख जाए तुमको, ठीक है। तो मतलब मोस्टली इसके अराउंड रिवॉल्व करता है ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, जीओसी स्टीरियो पे लिमिट कर देता है मोस्टली, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड बताओ, वो सब बताओ, वो सब चीज़ें रहती हैं, बट ज़्यादातर इसके अराउंड ही तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो पीसीएम में क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपको एक आधा क्वेश्चन किसी पीवाईक्यू में तुम्हें दिख गया जो इनसे बाहर है तो वो तो रहता है, बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, पीसीएम के बता दिए, ठीक है। और सिलेबस डिस्कस हो चुका है, क्या मोस्टली रहने वाला है चीज़ें करने के लिए। ऑफिशियल सिलेबस तुम साइट से डाउनलोड कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं तुम्हारे करने के लिए वो यहाँ लिस्टेड है, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम पैटर्न है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखो फिर से मैं वही बोलूँगा, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो हमेशा होनी चाहिए ना किसी भी एंट्रेंस के लिए, दैट शुड बी फर्स्ट टारगेट सेक्शन विच गिव्स यू मोर मार्क्स, ठीक है। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि यहाँ पे ना तुम सबसे पहले शुरू अगर करोगे पेपर तो पहले सेक्शन बी से शुरू करना, ठीक है। सेक्शन बी से अगर पेपर शुरू करोगे बहुत फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। दूसरा, तुम्हें 100 में से यू हैव टू सिलेक्ट 60 क्वेश्चंस, तो 100 में से 60 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए पहले 100 क्वेश्चन पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो वो पढ़ने के लिए तो तुमको टाइम चाहिए ना पहले। अगर मान लो तुमने जनरल एप्टीट्यूड को इको पे ले लिया कि भाई ये तो 10वीं में पढ़ा है मैंने, इसका क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा मैथ्स का, तो वो करने में तुमने 5-6 मिनट लगा दिया, फिर तुम सेक्शन बी में जाके तुमने देखा कि यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब तो फटाफट जो दिख रहा है ऐसे कर लो, तो वहाँ तुम सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। उससे क्या होगा कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो सकता है कि यार कोई क्वेश्चन मैं कर सकता था, इम्यूनो का था, एंटीबॉडी पूछी थी कौन सी एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, आईजी आंसर था लेकिन नहीं कर पाया। तो वो वाली गलती मत करो, पहले शुरू कर लो बी सेक्शन से, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तुम टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी मोल्ड कर सकते हो, बट मेरी स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ। सेक्शन बी पहले शुरू करना है, सेक्शन बी शुरू करके पहले फिर से वही कहानी 3 फेजेस में पेपर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो होगा उसमें तुम्हारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए कि इजी क्वेश्चंस, ठीक है, 1 लाइन क्वेश्चंस या फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने पे, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस होने के बाद फिर तुम अपना, जब तुमने इसमें फर्स्ट फेज में सेक्शन बी के डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, ठीक है, तो देन यू मूव ऑन टू सेक्शन ए, ठीक है। फिर तुम ए में जाओ फर्स्ट फेज की, फिर ए में जाके उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। उसके बाद यू स्टार्ट विथ दिस सेक्शन 2, बी में वापस आओ, फिर इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस कर लो, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं वो कर लो, सेम वे यहाँ पे। और फिर थर्ड फेज में तो तुम्हारे पास जितना भी रिमेनिंग टाइम है उसमें तुम रिवाइज कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो, वो करना है तुम्हें। तो मेनली ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पेपर के लिए। 180 मिनट्स का तुम्हारा टोटल पेपर है, ठीक है। तो तुम अगर शुरू करते हो सेक्शन बी से और 60 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, मान लो कि यहाँ तुमने कितने कर लिए, मान लो तुमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन फर्स्ट फेज में अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन फर्स्ट फेज में अटेम्प्ट कर लिए, तो तुम टाइम को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि मान लो तुमने इस वाले फेज में अपना 1 आवर लगा दिया पूरा, ठीक है। अच्छे से सारे क्वेश्चन पढ़ लिए बी के, क्योंकि बी के क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ए के में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पढ़ के बस देखना है क्या आता है क्या नहीं आता, जो आता है मारना है, आगे बढ़ना है, सिंपल रूल, ठीक है। तो 1 घंटा यहाँ दे दिया, बचा हुआ तुमने कुछ 1 आवर 30 मिनट यहाँ दे दिया, तो बचा हुआ 30 मिनट तुम आगे के कुछ क्वेश्चन फाइनलाइज कर सकते हो, कौन सा करूँ कौन से में नेगेटिव का डर लग रहा है, वो सब कर सकते हो। तो ये रहा तुम्हारा ओवरऑल गैट बी का रोड मैप, कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। कैसे मतलब पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है और सब कुछ, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम है अभी, ठीक है, फॉर्म भी आउट नहीं हुआ है, तो क्योंकि अभी फॉर्म भी आउट नहीं हुआ है तो अभी अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। अप्रैल में जब भी एग्ज़ाम होता है तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो।
मैं बोलूँगा पाथफाइंडर की बुक, बिल्कुल बाइबल गीता की तरह पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, सारी चीज़ें कर पाओगे अच्छे से। और पी वाई क्यूज़ तुम्हें सॉल्व करना है, जनरल बता देता हूँ। तो पहला तुम सिलेबस कवर करो, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि बायो इन्फो में मेरे को नहीं इतना जम रहा है, तो बायो इन्फो में क्या करना होता है, मोस्टली डेटाबेसेस के नाम, ठीक है, डेटाबेस के जो नाम होते हैं, ये सब कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है बेसिक। फिर इसके अलावा तुम्हारा सीक्वेंस के बारे में थोड़ा पढ़ना होता है, सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में, और कुछ चीज़ें देख लेना जिनसे पी वाई क्यूज़ में क्वेश्चन हैं। तो मेनली ये तुम इसमें पढ़ सकते हो। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में तुम्हारा फर्मेंटर्स के ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स और वो रहते हैं, बट वो ऑप्शनल है करना, क्योंकि मैं बोलूँगा अगर तुमने इतनी यूनिट्स अच्छे से कर लिया ना, तो तुम गैट बी के टॉपर बन जाओगे, ठीक है, ये यूनिट्स अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो कहानी ये है कि वो रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास देखो 100 क्वेश्चन है, तुम्हें 60 अटेम्प्ट करने हैं। अब 100 में से मान लो बायो इन्फो के कुछ सवाल आ गए, बायो प्रोसेस के कुछ आ गए, और उसके उसको पढ़ने के चक्कर में तुम्हें अगर वो भी याद नहीं रहा और तुमने मेजर यूनिट्स भी अच्छे से कवर नहीं करी, तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो मेजर यूनिट्स पे पहले फोकस करना, बायो इन्फो बायो प्रोसेस एंड के लिए कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन अगर चाहिए 165 प्लस मार्क्स टारगेट करना, तो वही बता रहा हूँ, पहले सिलेबस पूरा करो। सिलेबस करने के बाद क्या करोगे, सिलेबस करने के बाद टेस्ट दोगे, ठीक है, टेस्ट दोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सिलेबस करने के लिए तुम पाथफाइंडर रेफर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और टेस्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग तो हो गई। और जब भी तुम्हारा, लेट से तुमने बायोकेम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बायोकेम फिनिश्ड, तो जब बायोकेम पूरा हो जाएगा ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व द पी वाई क्यूज, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो पी वाई क्यूज रहेंगे अवेलेबल इसके, 2022, 23, 24, 25 इसके रहेंगे, ठीक है। तो इसके बायोकेम के जितने सवाल आए हैं सॉल्व कर लेना। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें एक अच्छी टिप दूं, अगर तुम पी वाई क्यू सी यू टी के भी सॉल्व कर लो, साथ में ही कर लो, यूनिट वाइज चलो। तो सी यू टी के भी अगर तुम पी वाई क्यू सॉल्व कर लोगे, साथ में तुम्हारे पास क्वेश्चन पूल बन जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पूल बन जाएगा। तो सी यू टी पी जी के सॉल्व कर लो, सी यू टी पी जी के सॉल्व कर लोगे तो, और गैट बी के साथ में कर लोगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो हर यूनिट खत्म होने के बाद पी वाई क्यू सॉल्व करना है, फिर तुम टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सब कुछ करो, अपना स्ट्रैटेजी बनाओ कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे। मेरा स्ट्रैटेजी मैं बता दिया, लॉजिक भी बता दिया स्ट्रैटेजी के पीछे क्या है, ठीक है। तो ये सब करो और ये एम करो, ये एम करना अगर तुम्हें एग्ज़ाम में बिल्कुल अंडर 10 रैंक चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है जो हम डिलीवर करते हैं। उसके अलावा हम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ ये सब जो पीडीएफ रहता है, स्लाइड्स रहते हैं, उनका तुमको एक्सेस मिल जाएगा रेफ़र करने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।